दोस्तों नमस्कार। आज से हम किताबी दुनिया चैनल पर तरक्की पसंद तहरीक का कारवां श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। आज श्रृंखला की पहली कड़ी में पेश है पहले भारतीय अंग्रेजी लेखक डॉक्टर मुल्कराज आनंद पर एक संक्षिप्त वार्ता। चूँकि आज डॉक्टर मुल्कराज आनंद का स्मृति दिवस है, तो आइए अपने इस पुरखे के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ समझते हैं। इस वार्ता को लिखा है लेखक पत्रकार जाहिर खान ने और प्रस्तुत करेंगे विपिन तिवारी और शिखा। डॉक्टर मुल्कराज आनंद मुल्क की उन बाकमाल शख्सियतों में शामिल हैं जिन्होंने विदेशियों को ये बतलाया कि एक हिंदुस्तानी भी उन्हीं की ज़बान में उन जैसा उत्कृष्ट लेखन कर सकता है। अंग्रेजी ज़बान उनके लिए कोई टैबू नहीं है। बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में उन्हें इंडियन डिकेंस कहते हुए भारत में अंग्रेजी लेखन का जनक बतलाया था। अपनी 99 साला जिंदगी में मुल्कराज आनंद ने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी, जिनका दुनिया की 22 ज़बानों में अनुवाद हुआ और ये किताबें सभी जगह सराही गईं। मुल्कराज आनंद की किताबों का यदि प्रकाशन क्रम देखें तो जब से उन्होंने लिखना शुरू किया तब से लगभग हर साल उनकी कोई न कोई किताब प्रकाशित हुई। देश दुनिया के बड़े लेखकों जैसे R.K. नारायण, सज्जाद ज़हीर, अहमद अली और राजा राव, E.M. फॉस्टर, हर्बर्ट रीड, हेनरी मिलर, जॉर्ज ऑरवेल से उनके दोस्ताना ताल्लुकात रहे। मुल्कराज आनंद प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। साल 1935 में लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखकों का जब पहला ग्रुप बना तो उसमें डॉक्टर मुल्कराज आनंद का बड़ा रोल था। लंदन में रीजेंट स्क्वायर स्थित उनके एक कमरे में इन भारतीय लेखकों की बाकायदा मीटिंगें होती थीं। अपने लेखन से वे मुल्क की आज़ादी में किस तरह का योगदान दे सकते हैं, इसके बड़े बड़े मंसूबे बनते थे। आगे चलकर प्रगतिशील लेखक संघ के घोषणा पत्र का जो पहला मसौदा बना, उसको तैयार करने में भी मुल्कराज आनंद की बड़ी भूमिका रही। 12 दिसंबर 1905 को अविभाजित भारत के पेशावर में जन्मे मुल्कराज आनंद की शुरुआती तालीम खालसा कॉलेज अमृतसर और पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई। उनकी आगे की तालीम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से हुई, जहां साल 1929 में उन्होंने फिलॉसफी में पीएचडी की डिग्री हासिल की। पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के बाद मुल्कराज आनंद ने लीग ऑफ नेशंस स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन जिनेवा में अध्यापन किया। दूसरी आलमी जंग के दौरान उन्होंने लंदन में बीबीसी के लिए एक पटकथा लेखक के तौर पर भी काम किया। इसके अलावा ब्रॉडकास्टर की भी अहम जिम्मेदारी निभाई। जॉर्ज ऑरवेल भी उस वक्त बीबीसी से जुड़े हुए थे। देश की आज़ादी का संघर्ष जब चरम पर पहुंचा तो कुछ योजनाओं और नए विचारों के साथ मुल्कराज आनंद साल 1946 में भारत लौट आए। 1948 से 1966 तक उन्होंने देश के कई विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया और अंग्रेजी की पत्रकारिता की। डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने लंदन में अपनी जिंदगी का काफ़ी वक्त बिताया। लंदन में पढ़ाई के दौरान ही उनके बहुचर्चित उपन्यास अनटचेबल जो 1935 में प्रकाशित हुआ और दूसरा कुली जो 1936 में प्रकाशित हुआ, इन दोनों उपन्यासों से वे देश की वर्ण व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था से सीधे सीधे टकराते हैं। मुल्कराज आनंद 20 साल की छोटी उम्र से ही लिखने लगे थे। टू लीव्स एंड अ बर्ड, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द सोर्ड एंड द सिकल, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस उनकी दीगर अहम किताबें हैं। इन किताबों के अलावा मुल्कराज आनंद ने 7 खंडों में 7 एजेज ऑफ मैन शीर्षक से अपनी आत्मकथा भी लिखी, जो अलग अलग समय प्रकाशित हुई। 1951 में 7 समर्स, 1968 में मॉर्निंग फेज, 1976 में कन्फेशन ऑफ ए लवर, 1984 में द बबल, इसी तरह के बाकी 3 और खंड हैं। 1946 में आई किताब एपोलॉजी ऑफ हीरोइज्म भी मुल्कराज आनंद की एक दीगर आत्मकथा है। इस किताब को उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को समर्पित किया था। मुल्कराज आनंद को अपने पहले ही नॉवेल अनटचेबल से खूब मकबूलियत मिली, लेकिन इस उपन्यास को छपवाना उनके लिए आसान नहीं रहा। उपन्यास के विषय को देखते हुए
कई प्रकाशकों ने इसे छापने से इनकार कर दिया था। खुद मुल्कराज आनंद ने इस बारे में लिखा है कि उपन्यास का विषय सुनकर एक ब्रिटिश आलोचक ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा था कि गरीबों के बारे में कोई उपन्यास नहीं लिखा जा सकता। इस टिप्पणी से मुल्कराज आनंद बहुत हताश हुए। उन्होंने आत्महत्या करने तक की बात सोची। इसी हताशा में वे आयरलैंड जाकर जॉर्ज रसेल और W.B. ईस्ट से मिले। रसेल ने उन्हें हिंदुस्तान जाकर साल भर गांधी के साथ रहने का मशवरा दिया। रसेल ने उनकी ओर से गांधी को खत भी लिख भेजा। गांधी का जवाब आया कि मार्च के आखिर तक आ जाएं। यह 1927 की बात है। आनंद साबरमती आश्रम आ गए। गांधी ने आनंद से आने का कारण पूछा। जवाब में उन्होंने अनटचेबल उपन्यास का मसौदा दिखाया। इस मुलाकात में गांधी ने मुल्कराज आनंद के सूट बूट पहनावे को लेकर टिप्पणी की। लिहाजा महादेव भाई से कुर्ता पजामा लिया और अपने सूट बूट वाली जो ड्रेस थी बदल ली। अगले दिन जब गांधी से मिलने गए तो गांधी ने उनसे कहा कि उन्होंने उपन्यास पढ़ा, उसकी भाषा में बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। आगे गांधी कहते हैं, हरिजन तड़पते हैं, चीखते और कराहते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा नहीं बोलते। मुल्कराज आनंद ने साबरमती आश्रम में रहकर उपन्यास फिर से लिखा, दोबारा पांडुलिपि तैयार की और गांधी की रजामंदी के बाद ही उन्होंने इसे छपने के लिए प्रकाशकों को भेजना शुरू किया। इसके बावजूद 19 प्रकाशकों ने अनटचेबल उपन्यास को छापने से इनकार कर दिया। आखिरकार इंग्लिश ऑथर E.M. फॉस्टर के प्रयासों से यह उपन्यास प्रकाशित हुआ। एक छोटे प्रकाशक लॉरेंस एन विशार्ट ने 1935 में इस उपन्यास को छापा था। प्रकाशित होते ही अनटचेबल ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। 24 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक ने इस उपन्यास की तारीफ की। किताब की प्रस्तावना E.M. फॉस्टर ने लिखी थी। इस प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है, शब्दाडंबर और वाकजाल से बचते हुए किताब सीधे पाठक के दिल तक जाती है और उसे शुद्ध कर देती है। हम में से कोई भी शुद्ध नहीं है। यदि होते तो हम जीवित न होते। निष्कपट व्यक्ति के लिए सब कुछ शुद्ध हो सकता है और यही उसके लेखन की निष्कपटता है, जिसमें लेखक पूरी तरह से कामयाब हुआ है। अछूत जैसा उपन्यास कोई भारतीय ही लिख सकता है, और वह भी ऐसा भारतीय जिसने अछूतों का भली भांति अध्ययन किया हो। वो यूरोपियन भले ही कितना सहृदय क्यों न हो, बक्खा जैसे चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसकी मुसीबतों को इतनी गहराई से नहीं जान सकता, और कोई अछूत भी इस पुस्तक को नहीं लिख सकता। अनटचेबल पर E.M. फॉस्टर की यह राय पूरी तरह से सटीक है। अछूत एक ऐसे इंसान बक्खा की कहानी है जो मैला ढोता है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तहत देश में दलितों के जो भयावह हालात थे, वे इस उपन्यास में बखूबी सामने आए हैं। एक अलग विषय और उतने ही संवेदनशील तरीके से विषय की प्रस्तुति की वजह से उपन्यास अछूत खूब पसंद किया गया। इस उपन्यास के बाद मुल्कराज आनंद भारत के चार्ल्स डिकेंस कहे जाने लगे। मुल्कराज आनंद ने अपने दूसरे उपन्यास कुली में भी सर्वहारा वर्ग के दुख दर्द की बात की है, उनकी जिंदगी की दारुण स्थितियों को दिखलाया। वहीं साल 1937 में आए उनके एक और चर्चित उपन्यास टू लीव्स एंड अ बड में भी सर्वहारा वर्ग का नायक पूंजीवाद से टकराता है। उपन्यास चाय के बागान में काम करने वाले एक पंजाबी मजदूर की दुखमय कहानी है, जिसका शोषण बागान का अंग्रेज अफसर करता है। टू लीव्स एंड अ बड भारत के अलावा एक साथ ब्रिटेन और अमेरिका में भी छपा। सभी जगह उसको तारीफ मिली। उपन्यास मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास को भी पसंद आया। उन्हें इस स्टोरी में भारतीय समाजवाद के उभार का एक पहलू दिखलाई दिया। इस एक नुक्ते का छोर पकड़कर अब्बास ने साल 1956 में फिल्म राही बनाई। अलबत्ता यह बात अलग है कि देव आनंद, बलराज साहनी, नलिनी जयवंत और हबीब तनवीर जैसे बेहतरीन अदाकारों, प्रेम धवन और अनिल विश्वास जैसे होनहार गीतकार संगीतकार के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। साल 1940 में मुल्कराज आनंद का उपन्यास अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास दूसरे विश्व युद्ध में लड़े हिंदुस्तानी सोल्जर की
जिंदगी पर केंद्रित है। उन्होंने अपने उपन्यासों में जो भी विषय चुने वे बेहद चुनौतीपूर्ण थे। किसी विषय पर लिखने से पहले वे उस विषय पर काफ़ी शोध करते थे ताकि उसमें विश्वसनीयता दिखाई दे। नॉवेल द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस में भी मुल्कराज आनंद भारत की ही बात करते हैं। भारतीय स्थितियों और देश की समस्याओं से वे अच्छी तरह से वाकिफ थे। लिहाजा लंदन में होने के बाद भी वे अपने लेखन के जरिए बार बार भारतीय विषयों को दुनिया भर के सामने लाते थे। उन्होंने यह सब लेखन एक रणनीति के तहत किया ताकि दुनिया भारत और वहाँ की स्थितियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने। डॉक्टर मुल्कराज आनंद एक क्रांतिकारी थे और यही क्रांतिकारी विचारधारा उनकी रचनाओं में भी झलकती थी। इस ख्याल से उनका नाता ताउम्र रहा। अपने उपन्यास कहानियों के अलावा दीगर लेखन में भी समाजवाद उनका केंद्रीय बिंदु होता था। वे बड़ी मुखरता से अपनी बात कहते थे। साल 1946 में आई किताब अपोलॉजी फॉर हीरोइज्म में उन्होंने समाजवाद को इंसान की हर समस्या का हल बतलाया था। उनके मुताबिक समाजवाद से ही आर्थिक और राजनैतिक आज़ादी हासिल होगी। मुल्कराज आनंद इंसानियत और वैश्विक भाईचारे के तरफदार थे। उनके उपन्यास और कहानियों के जो भी किरदार हैं उनमें एक अलग तरह की जीविशा और जीवटता दिखलाई देती है। अन्याय, अत्याचार और गैर बराबरी के खिलाफ वे संघर्ष करते हैं। अपने शानदार लेखन की वजह से मुल्कराज आनंद की ख्याति पूरी दुनिया के लेखकों के बीच थी। ब्रितानी लेखक जॉर्ज ऑरवेल तक उनके बड़े प्रशंसक थे। Mulkraj Anand was a pioneer in many ways. He, R.K. Narayan, Raja Rao, they were pioneers. मुल्कराज आनंद की किताब द सोर्ड एंड द सिकल पर अपनी राय रखते हुए ऑरवेल ने कहा था, आनंद का नॉवेल सांस्कृतिक जिज्ञासा जगाता है। मुल्कराज आनंद ने अंग्रेजी में जरूर लिखा, लेकिन वे हमेशा भारतीय बने रहे। अंग्रेजी के वे पहले लेखक हैं जिन्होंने अपने लेखन में पंजाबी और हिंदी शब्दों का जमकर इस्तेमाल किया। भारतीय जवानों को लेकर उनमें कोई हीनता बोध नहीं था। चूँकि मुल्कराज आनंद की आला तालीम लंदन में हुई और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का भी काफ़ी वक्त वहाँ बिताया, लिहाजा लेखन में वे अंग्रेजी जबान में सहज थे। अंग्रेजी को ही उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। डॉक्टर मुल्कराज आनंद जब तक जिंदा रहे प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन से उनका गहरा ताल्लुक़ रहा। इस तंजीम को मुल्क में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हर मुमकिन नामुमकिन काम किया। कलकत्ता में जब प्रगतिशील लेखक संघ की दूसरी अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस हुई तो आनंद उस वक्त लंदन में थे, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए वे ख़ास तौर से भारत आए। भारत आते ही उन्होंने जोश और खरोश से कॉन्फ्रेंस की तैयारी शुरू कर दी। लखनऊ में उनका क़याम हुआ और उन्होंने यहाँ से ही प्रगतिशील लेखक संघ के कामकाज को रफ्तार दी। संगठन की मैगज़ीन न्यू इंडियन लिटरेचर की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ले ली। मैगज़ीन के संपादन मंडल में उनके अलावा डॉक्टर अब्दुल अलीम और अहमद अली भी शामिल थे। मुल्कराज आनंद ने मुंबई, कलकत्ता, लाहौर और अमृतसर जैसे कई शहरों में घूम घूम कर मैगज़ीन के स्थायी सालाना मेंबर बनाए और इसके अलावा दीगर लोगों से चंदा भी इकट्ठा किया। बहरहाल मैगज़ीन के 2 ही अंक आ सके। साल 1939 में अपनी किताबों के प्रकाशन के सिलसिले में मुल्कराज आनंद इंग्लैंड वापस गए तो जाहिर है कि मैगज़ीन भी बंद हो गई। मुल्कराज आनंद न सिर्फ कलकत्ता कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मंडल में शामिल थे, बल्कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस में तरक्की पसंद तहरीक की विस्तृत रूपरेखा और उसकी आगामी चुनौतियों पर बहुत शानदार वक्तव्य भी दिया। उनका यह वक्तव्य न्यू इंडियन लिटरेचर मैगज़ीन के पहले अंक में प्रकाशित हुआ। साल 1939 में लंदन पहुंचने से पहले डॉक्टर मुल्कराज आनंद स्पेन गए। स्पेन में उन्होंने देखा किस तरह इंग्लैंड, फ्रांस, तमाम यूरोप, अमेरिका के तरक्की पसंद लेखक और बुद्धिजीवी फासिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहाँ ये भी देखा लेखकों की यह जद्दोजहद महज ज़बानी या कलमी नहीं थी, बल्कि बहुत से लेखक और बुद्धिजीवी वर्दियाँ पहनकर जनतांत्रिक सेना की टुकड़ी
इंटरनेशनल ब्रिगेड में शामिल हो गए थे और प्रगतिशीलता व प्रतिक्रियावाद के सबसे निर्णायक और खतरनाक मोर्चे पर अपना खून बहाकर और अपनी जानें देकर शांति और संस्कृति की दुश्मन ताकतों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवाद और फासिज्म के खिलाफ लेखक जिस तरह से दूसरी जनतांत्रिक ताकतों के साथ एकजुट होकर संघर्ष कर रहे थे, ठीक उसी तरह का संघर्ष और आंदोलन वे भारत में भी चाहते थे। भारत आते ही उन्होंने ये सब किया भी। सज्जाद जहीर इस बारे में लिखते हैं, उन्होंने भारत के लेखक और बुद्धिजीवियों में यह विद्युत तरंग पैदा करने की कोशिश की जो उस समय पश्चिमी यूरोप के लेखक बुद्धिजीवियों के मन में दौड़ रही थी। उन्होंने देश के बड़े बड़े शहरों में विद्यार्थियों, लेखकों और बुद्धिजीवियों की सभाओं में स्पेन की लड़ाई के अंतर्राष्ट्रीय महत्व पर ओजस्वी भाषण दिए और अपने साधर्मी साहित्यकारों के समूह को खास तौर पर दुनिया के तमाम मानवता प्रेमी बुद्धिजीवियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्धोन्माद व प्रतिक्रियावाद के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। जाहिर है कि मुल्कराज आनंद ने यह सारी कवायद भाग दौड़ प्रगतिशील लेखक संघ के बैनर पर ही की। डॉक्टर मुल्कराज आनंद की शख्सियत और उनके पूरे मिजाज को अच्छी तरह से जानना समझना है तो उनके खास दोस्त सज्जाद जहीर इसके लिए मौजूद होंगे। अपनी किताब रोशनाई तरक्की पसंद तहरीक की यादें में वे लिखते हैं, आनंद स्वभाव से बड़े जोशीली तबीयत के आदमी हैं। उनकी लेखनी जिस तेजी से चलती है उससे ज़्यादा तेजी के साथ उनकी ज़बान चलती है। अगर उनमें किसी बात की धुन हो जाए तो फिर वे अपनी बात को मनवाने के लिए या अपने काम को अंजाम देने के लिए ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं। वे उन गिनती के चंद लेखकों में से हैं जो किताब लिखने पर ही नहीं, उसके मुद्रण और प्रकाशन पर भी उतनी ही मेहनत करते हैं। एक भारतीय लेखक के लिए इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा में नावल लिखकर इंग्लैंड की किताबों की मंडी में अपने लिए एक ऊंची जगह बना लेना आनंद का ही काम था। सज्जाद जहीर यही नहीं रुक जाते बल्कि उनकी और भी कई खूबियों को बयां करते हुए कहते हैं, कई बार तो आनंद के दोस्त ये महसूस करते हैं कि वे एक अच्छे और संवेदनशील साहित्यकार ही नहीं बल्कि अपनी किताबों के कुशल व्यापारी भी हैं। इसके बावजूद उनका अदबी मर्तबा कम नहीं होता। वे तमाम सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रगतिशील आंदोलनों में आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं और अगर ऐसे मौक़ों पर किसी खास काम की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली तो फिर वे निचले नहीं बैठते। वे अपने साथ अपने इर्द गिर्द बल्कि दूर के लोगों को भी हिलने डुलने पर मजबूर कर देते हैं और जैसे भी हो वे उस काम को अंजाम देते हैं कि मालूम होने लगता है वह उनका ज़ाती या निजी काम है। कई लोगों को आनंद के कामों में आत्म प्रदर्शन दिखाई देता है लेकिन आनंद को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती और वे अपने काम में जुटे रहते हैं। उनके स्वभाव में जो व्यग्रता और बेचैनी है वह उनकी अतिशय संवेदनशीलता और मस्तिष्क की तेजी का नतीजा मालूम होती है और जब उनके भीतर भावनाओं का ज्वार उठता है तो इससे उनका अहमवाद नहीं होता बल्कि उनके मन की कोमलता व्यक्त होती है। अब आइए मैं आपको मुल्कराज आनंद के बारे में कुछ और अदीबों की राय सुनाता हूँ। He is considered as उस्ताद। मुल्कराज आनंद ने समूचा लेखन मिशनरी भावना से किया है, इसीलिए उनके लेखन में मकसद साफ दिखाई देता है। अपने उद्देश्यों के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया और उसे हासिल भी किया। तमाम संवैधानिक प्रावधानों के बाद भी देश में जो वर्ण व्यवस्था अस्पृश्यता है उससे मुल्कराज आनंद को तकलीफ होती थी। मुल्कराज आनंद तरक्की पसंद जनवादी ख्याल के थे और आखिरी दम तक उनका इस ख्याल में विश्वास रहा। मुल्क में तरक्की पसंद तहरीक जैसी मुहिम हमेशा चलती रहे इसके वे हिमायती थे। नई पीढ़ी के लेखकों से उनका कहना था अपने लेखन से वे समाज को आगे ले जाएं, उसे एक नई दिशा दें। मुल्कराज आनंद एक साथ कई विषयों पर आसानी से लिख लेते थे। वे एक हरफन मौला लेखक थे। उपन्यास भी लिख रहे हैं, किसी विषय पर कोई लेख लिखना है तो वह भी बीच में लिख दिया। यही नहीं, कहीं उन्हें भाषण देने जाना है या किसी व्याख्यान में शिरकत करना है तो भाषण भी तैयार कर लिया करते थे। मुल्कराज आनंद दर्शन और इतिहास के भी विद्वान थे। भारतीय साहित्य, कला, पुरातत्व
और संस्कृति का भी उन्हें खासा ज्ञान था। वीके कृष्ण मेनन के साथ उन्होंने इंडिया लीग में काम किया। साल 1965 से लेकर 1970 तक वे ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे। यही नहीं, साल 1967 से 68 में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के विजिटिंग प्रोफेसर रहे। उन्होंने मार्ग नामक पत्रिका की स्थापना की और कुतुब पब्लिशर्स के निदेशक रहे। साहित्य के अलावा मुल्कराज आनंद ने कला, संस्कृति, राजनीति और इतिहास पर भी खूब लिखा। मार्क्स और एंगल्स इन इंडिया, टैगोर, नेहरू आदि शख्सियतों के अलावा उन्होंने एसोप्स, केबल्स, कामसूत्र आदि अलग अलग विषयों पर भी अपनी कलम चलाई। मुल्कराज आनंद अपने साहित्यिक लेखन के लिए कई पुरस्कार सम्मान से नवाजे गए। साल 1972 में उनकी किताब मॉर्निंग फेस को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो भारत सरकार ने साल 1967 में मुल्कराज आनंद को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। विश्व शांति परिषद ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से नवाजा। इतनी विराट शख्सियत होने के बाद भी मुल्कराज आनंद सादा जीवन जीने में यकीन करते थे। अपना आखिरी समय उन्होंने महानगरों के शोरगुल से दूर महाराष्ट्र के खंडाला में बिताया, जहां का प्राकृतिक वातावरण उन्हें बहुत रास आता था। 28 सितंबर 2004 को ये भारतीय लेखक, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति थी, 99 साल की उम्र में हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। इस विषय पर और जानकारी के लिए आप जाहिद खान के तरक्की पसंद तहरीक के हमसफर और तरक्की पसंद तहरीक की रहगुजर किताब को किसी भी ऑनलाइन माध्यम से खरीद कर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये वार्ता आपको अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और हमें अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगले शनिवार सुबह 11 बजे फिर किसी और शख्सियत के साथ मिलते हैं। शुक्रिया।